नमस्कार दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है आप ही के अपने चैनल द क्लास टीचर ज्योति में एक नए टॉपिक के साथ में। लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों के सपोर्ट के कारण मैं मात्र 2 दिन में ही बहुत आगे तक बढ़ गई। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स ने मुझे बहुत एनर्जी दी, जिससे मुझे ये लगता है कि शायद मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतर रही हूँ और मैं इसी एनर्जी को और आगे तक लेके जाऊँगी। सो ऐसा ही साथ आगे तक बढ़ाइए रखिएगा ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं आपके सपोर्ट के साथ में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। अक्सर बच्चे 6, 7, 8 में ये वर्ड पढ़ते हैं, लेकिन उनको इसका कोई मतलब पता नहीं होता है। जब वो आते मेरे पास 11th 12th में, जब मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, तब मैं ये वर्ड के मीनिंग पूछती तो उन्हें पता ही नहीं होता। मैं जब आपको चैप्टर स्टार्ट करवाऊँ आपकी बुक्स के हिसाब से, उससे पहले मैं चाहती हूँ आपको कुछ शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। साम्राज्यवाद किसे कहते हैं और उपनिवेशवाद, जब एक देश किसी दूसरे देश पे हमला करके या आक्रमण करके या फिर किसी युद्ध चल रहा है उनका, वो उसमें जीत जाता है और अपना राज्य बढ़ा लेता है, ठीक है, और उस दूसरे देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर प्रकार से काबू पा लेता है, अपना हक रख लेता है, उसको अपने हिसाब से चलाता है, तो वो देश होता है साम्राज्यवादी देश। और उसने अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। साम्राज्यवाद का मतलब होता है राज्य को बढ़ाना, ठीक है, राज्य को बढ़ाना, ठीक है। वो किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्राकृतिक और भी अन्य टॉपिक होते हैं, लेकिन वो साम्राज्यवादी देश जो जीत चुका है वो दूसरे देश के इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या कर लेता है, वो अपना हक, अधिकार रख लेता है। उसको अपने हिसाब से चेंज कर भी सकता है, चाहे तो वो चेंज करे चाहे वो ना करे, लेकिन वो इन सब चीज़ों के ऊपर, सभी ये जो चीज़ें होती हैं उस देश के ऊपर उसका फ़र्क पड़ता है। और वो जो देश होता है वो कहलाता है उपनिवेशवादी। यानी कि हम लोग ब्रिटिश के क्या थे, उपनिवेशवादी देश, और ब्रिटिश क्या था उस वक्त, साम्राज्यवादी देश। यानी कि जो जीत गया है, जिसने अपने राज्य को बढ़ा लिया है, जो उस राज्य के आर्थिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक हर प्रकार से अपना नियंत्रण रखता है, उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, वो कहलाता है साम्राज्यवादी, ठीक है। ये होता था ना, जैसे एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करा तो फिर वो सब कुछ उसका हो गया, ठीक है। वो मुद्रा भी चेंज कर सकता है, वहाँ पे धर्म भी चेंज करवा सकता है, ठीक है। उसके उसके नए रूल्स भी लागू कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। धर्म भी चेंज होता है, धर्म पे भी असर पड़ता है, समाज का भी फ़र्क पड़ता है उस पर, ठीक है। आर्थिक यानी पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें उससे जुड़ी हुई होती हैं। तो अब ध्यान रखना, जब कोई बड़ा देश किसी भी अन्य देश के प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिकार कर लेता है तो वो कहलाता है साम्राज्यवादी देश। और जो उसके अंडर में है, जो उसके अंडर में चला जाता है, जो गुलाम बन जाता है उसका, तो वो कौन सा होता है, उपनिवेशवाद, ठीक है। उप मतलब छोटा, जैसे कहते हैं ना प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, यानी उससे एक स्टेप नीचे, ठीक है। तो वो उपनिवेशवाद है। और साम्राज्य, जैसे नाम से पता चलता है, राज्य का बढ़ जाना, सम मतलब और बढ़ जाना, प्लस हो जाना, ऐसे आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो साम्राज्यवाद राज्य को बढ़ाना, उपनिवेशवाद एक पद नीचे हो जाना, उपनिवेशवाद गुलाम बनता है, साम्राज्यवाद ताकतवर बनता है, ठीक है। तो ये 2 शब्द मुझे आपको समझाने थे। अब मैं आपको आगे के 2 टॉपिक और समझाती हूँ। तो आपका सेकंड टॉपिक क्या है, उत्थान और पतन। बहुत से बच्चों को ये वर्ड भी नहीं पता, जो कि बहुत ही सिंपल है। उत्थान का मतलब होता है आगे बढ़ना और पतन का होता है नीचे गिरना। जब कोई भी ग्रुप, राज्य, देश या किसी आप इंसान तक की बात करोगे, जब बोलते हैं कि अकबर का उत्थान क्यों हुआ, यानी अकबर आगे कैसे बढ़ रहा था, तो आप यही बोलोगे ना, आगे बढ़ रहा था तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक
इन रूप से जब वो आगे बढ़ता है तो हम उसको उसका उत्थान कहते हैं। देखिए, अक्सर कई लोग विकास का मतलब सिर्फ पैसे जोड़ लेते हैं, गलत होता है। जब हम विकास बोलते हैं इसका मतलब वो बहुमुखी रूप से, यानी बहुत सारी स्टेजेस से आगे बढ़ता है। यानी वो पैसों में तो आगे होगा, वो शारीरिक रूप से भी मानते हैं हम लोग, आर्थिक रूप से है, मानसिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर लेवल से जब बंदा अपने स्टेज से हाई लेवल पे पहुंचता है तब हम उसको बोलते हैं उसका विकास हो रहा है। सामान्य रूप से हम लोग उसको आर्थिक मतलब पैसे से जोड़ लेते हैं, लेकिन सही मायने में हमें इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ये उस ग्रुप का उत्थान क्यों होता है, अच्छा इस चैनल का उत्थान क्यों होता है, या फिर उस राजा का उत्थान क्यों हो रहा था, तब आप बताएंगे बहुत सिंपल है कि भाई वो आर्थिक रूप से बढ़ रहा था, राजनीतिक रूप से बढ़ रहा था, सामाजिक रूप से बढ़ रहा था, धार्मिक रूप से आगे बढ़ रहा था। ये सिर्फ बोलना नहीं है, आपको उसके पॉइंट भी बताने होंगे कि हाँ भाई आर्थिक अवस्था में वो कैसे आगे बढ़ा, जी उसने अपने मुद्रा चेंज करी थी, ठीक है, या फिर उसने व्यापार नए नए लोगों से व्यापार करा जिसमें उसको फ़ायदा हुआ। राजनीतिक, हाँ उसने राज्य का बढ़ा दिया था, उसमें नए नए बदलाव लाए थे, नए रूल्स लाए थे, ठीक है, जिसके कारण वो उसका राज्य में उसका जनता ने सपोर्ट करा और वो आगे बढ़े। सामाजिक पूछेंगे, हाँ समाज में थोड़ा बदलाव लाया, नए जो कुरीतियाँ थी उसको हटाया, और जो रीतियाँ थी सही जो प्रकृति से जुड़ी हुई थी उसको सपोर्ट करा उसने, तो वो इस प्रकार से आगे बढ़ा। धार्मिक रूप से पूछेंगे, हाँ उसने धर्म का पालन करा, ठीक है, बाकी धर्म की भी इज्जत की, इस चक्कर में वो जनता ने से सपोर्ट करा, इसलिए उसका उत्थान बढ़ता चला गया। इसके अलावा भी कुछ 3 टॉपिक होते हैं, सांस्कृतिक, नैतिक और प्राकृतिक, ठीक है, आप इसको भी जोड़ सकते हैं। अक्सर क्या होता है बच्चे अपने ही हिसाब से लिखते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं कि कितने शब्दों में लिखना होता है। तो यदि आप अटकते हैं, वैसे आपको लिखना भी चाहिए। सांस्कृतिक रूप से भी वो आगे बढ़ा, नैतिकता से भी, प्राकृतिक से। ये मैं आपको अकबर के हिसाब से बताया है मैंने कि हाँ अकबर के उत्थान, अकबर ने अपने राज्यकाल में उत्थान कैसे लिया, तो आप ऐसे बताएंगे। आर्थिक बेस में आर्थिक रूप से एरो बनाया, डिटेल दे दी कि आर्थिक रूप में उसने क्या क्या करा, ठीक है। नैतिकता भी इसमें बहुत थी, वो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें भी बहुत करता था। संस्कृति भी बहुत थी इसके अंदर। एक संस्कृति ये नहीं होता कि संस्कृत लिख रहा है, नहीं, संस्कृति का मतलब होता है कि जो नियम कानून होते हैं, जो सही में होते हैं, जो सबको लेके चलते हैं, उसको वो निभा के चलता था, ठीक है। इसलिए वो अपने राज्यकाल में उसका उत्थान हुआ। यदि आपसे सेम वही क्वेश्चन पलट के पूछा जाएगा कि उसका पतन कैसे हुआ, तो आपको भी से अब सेम चीज़ें लिखनी पड़ेगी और उसके रीज़न देने पड़ेंगे कि इस कारण से वो नीचे गया। जैसे कि आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो गया था, जहाँ पे उसने वो करा था वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो वहाँ पे वो व्यापार ख़राब हो गया, उससे युद्ध हो गया, तो सारा पैसा वहाँ लग गया, आर्थिक रूप से वो ऐसे नीचे गिरा। राजनीतिक पूछा था, हाँ उसने जो नियम चेंज करते वो जनता के हिसाब से नहीं थे, तो क्या हुआ, जनता ने सपोर्ट नहीं करा, वो नीचे गिर गया। उसने समाज में भी चेंज किया था जी, लेकिन समाज में जनता सपोर्ट नहीं करती क्योंकि उनको लगा था उनके उसके हिसाब से अलग है, ठीक है, या समाज उसको इतने बदलाव को एकदम से झेल नहीं पाई। तो ये कुछ शब्दों का प्रयोग करके आप कर सकते हो। जो मैं आपको जो शब्द बता रही हूँ वो आप हर उस चीज़ में आप अटैच करके लिख सकते हो, तो आपका पूरा का पूरा एक आंसर बन के आता है सामने, ठीक है। धार्मिक आया, आप धार्मिक में भी आप लिख सकते हो कि उसने धर्म चेंज करने का, तो बहुत गुस्सा आया, उसने धर्म में हेरा फेरी करनी चाहिए, कुरीति को हटाने की कोशिश करे तो जनता बहुत भड़क गई थी और रोष उत्पन्न हो रहा था, दरारें पड़ रही थी आपस में, सपोर्ट नहीं मिलता। देखिए कोई भी राज्य, कोई भी ग्रुप चलना तो उसमें सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है अंदर के लोगों का, ठीक है। फिर आप लिखने, सांस्कृतिक रूप से वो विफल रहा, नैतिक रूप से विफल रहा, प्राकृतिक रूप से वहाँ पर आपदा आ गई, ये वो आ गया, इस कारण वो नीचे गिर गया। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाता है यूएनओ की सफलता या उत्थान, तो भी आप इन सब टॉपिक्स को लेंगे, इसका पतन, सब टॉपिक लेंगे। अच्छा इस पार्टी के उत्थान के सेम टॉपिक, क्यों हार गई, क्यों पतन हो रहा है, सेम टॉपिक। तो किसी भी चीज़ का, ग्रुप का, व्यक्ति का पूछे आपसे, देश के बारे में पूछे आपसे, जिसके अभी हाल फिलहाल में इजराइल का नाम बहुत आ रहा था, आप बोल सकते हो ना कि हाँ भाई वो इजराइल क्यों आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों के कारण बढ़ रहा है। अच्छा वो देश के नीचे गिर रहा है, इस कारण नीचे गिर रहा है, ये टॉपिक है। बस आपको उनके रीज़न ही बताना चाहिए, ये थोड़ी ना कि आप लिख कर आ जाएंगे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ऐसा नहीं होगा, आपको उसके आगे का
थोड़ा बहुत दिखना होगा, ठीक है, क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। बट हाँ, यही टॉपिक के होते हैं उसके अंदर, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है उसके आगे, तो आप इन टॉपिक्स के आगे एरो लगा के आप अगर 2 लाइन भी लिखते हैं तो भी आप अच्छे से उस टॉपिक को कवर कर पाते हैं। तो उत्थान का मतलब होता है आगे बढ़ना, पतन का होता है नीचे गिरना, ठीक है। तो आपका अगला टॉपिक है पक्ष, विपक्ष, निरपेक्ष, तटस्थता। कई बच्चों को ये नहीं आता है सही मायने में, कुछ को एक आध के मतलब पता है लेकिन वो उनके जालों में फंस जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी, और जिन्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो पक्ष का मतलब होता है कि सपोर्ट करना, हम उसके साथ में हैं, ये हमारे पक्ष में है, ये हम मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरे और उनके विचार मिलते हैं। विचार जब मिलते हैं, जब हम एक साथ काम करना चाहते हैं तो हम एक पक्ष दल हो जाते हैं, एक साथ काम करते हैं। विपक्ष होता है विरोधी, हमारे उसके विचार नहीं मिलते, हम उसके साथ काम नहीं करना चाहते और वो हमें पसंद नहीं है, ये मेरे विपक्षी हैं, मेरे पक्ष का कोई काम नहीं करते और ना ही मैं इनके पक्ष का काम करना चाहता हूँ, तो हम उसे बोलते हैं विपक्ष, ठीक है। एक होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है ना इसके पक्ष में ना उसके पक्ष में, ठीक है, ना भाई मैं तेरे साथ में हूँ ना मैं तेरे साथ में हूँ, ठीक है। लेकिन जब वो ऐसा कहता है ना मैं तेरे साथ हूँ ना मैं तेरे साथ हूँ, मैं अलग हूँ, तब वो आता है तटस्थता में। तटस्था, तट मतलब होता है किनारे, स्था मतलब स्थित हो जाना, मैं तो किनारे में स्थित हूँ, ना मैं तेरे साथ हूँ ना मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। और निरपेक्ष होता है भाई देख, ना मैं तेरे साथ हूँ ना मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम दोनों के साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे तुम दोनों से कोई गिला नहीं है। अक्सर ये आपने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा होगा, अक्सर जब किसी की लड़ाई होती तो वो इनडायरेक्टली बोलना शुरू कर देते हैं ना, तो कहते हैं ये देख तुझे डिसाइड करना है, तुझे मेरे साथ रहना है या उसके साथ में। और अक्सर ये किसी घर में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर वो ये कहता है कि ठीक है ना मैं तुम्हारे साथ हूँ ना मैं तुम्हारे साथ, मुझे तुम दोनों की दोस्ती चाहिए भाई, ठीक है, तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है, अपना देखो, मेरे साथ मत कुछ करो, मुझे मत बांटो प्लीज़, मैं तुम दोनों का ही दोस्त बने रहना चाहती हूँ, तो हम उसे बोलते हैं निरपेक्ष, ठीक है। और जब तटस्थता का मतलब होता है कि भाई देख तुम्हारा तो हर बार का ड्रामा चलता है, ठीक है, तो ना तो मैं तेरे साथ हूँ ना मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है, मुझे तुम दोनों से वास्ता नहीं रखना, तब आता है तटस्थता में। तट मतलब किनारा, स्था मतलब स्थित, किनारे पे स्थित हो जाना, कुछ भी करो कहीं पे भी जाओ। सो आज मुझे ये आपको कुछ शब्द समझाने थे, क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं ना तो अक्सर बच्चे करते रह जाते हैं और वो बाकी का जो एक एक शब्द के कारण भी ना पता पूरा पैराग्राफ पूरा टॉपिक ख़राब हो जाता है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होता। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है, ये जैसे जैसे मुझे नए शब्द पता चलते कि अच्छा आपको ये शब्द नहीं आते, तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। बीच बीच में मैं आपके लिए और भी ऐसे शब्द लेकर आऊँगी ताकि आप उस टॉपिक को समझते समय कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो थैंक यू, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और जैसा आपने आज सपोर्ट किया ऐसे ही आगे सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।